हेमंत सोरेन फिर होंगे झारखंड के सीएम, सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। आरजेडी के तेजस्वी यादव का बयान। देखिए जगदीश जी, मैं वही बात आपको बता रहा था कि जिस तरह शुरू में आपको मैंने बताया कि तेजस्वी यादव पहले 15 से 20 सीटें मांगने लगे जी, आखिर ये 15 से 20 सीटें क्यों मांगा जा रहा था? कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह लोग बैकफुट पर लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह बैकफुट पर नहीं आई कांग्रेस, और कांग्रेस ने यह दिखा दिया कि भाई देखिए हमारे 16 लोग जीत करके आए हैं जी, हम 21 पे लड़ रहे हैं और आप एक जीत के आए हैं 20 पे लड़ेंगे, इतना समझौता तो हम आपसे करने वाले नहीं जी, इतना समझौता नहीं करने वाले हैं। यानी कि कांग्रेस अब झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है, इसका साफ मकसद है। दूसरी चीज, तेजस्वी यादव बिहार के लोकसभा चुनाव के समय भी ऐसे ही कांग्रेस को बैकफुट पे ढकलने का काम किए थे, खुद भी नहीं जीते और कांग्रेस को भी उस पर जीतने नहीं दिए। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी विलय कर दिया था कांग्रेस में, लेकिन पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव पूर्णिया से लड़ना पड़ा था। तो आज पप्पू यादव फिर कांग्रेस में ही है, चूंकि सांसद वो निर्दलीय है, सांसद निर्दलीय है। यह चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, ऐसी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। और जिस व्यक्ति का एक विधायक चुन करके आ रहा हो और जो 6 सीटों पर लड़ रहा हो चुनाव, वह यह फाइनल नहीं करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और लाजमी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में है, वहां की मुख्य पार्टी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटें ज्यादा आएंगी, सीएम वही उन्हीं की पार्टी का बनेगा, चाहे वह कांग्रेस का और या आरजेडी का नहीं बनेगा, यह तय है। तो इसमें इस बयान का कोई इतना महत्व नहीं रखता है। यह मतलब खुद मियां मिट्ठू बनने की वाली बात है, इसको इस तरीके से ले लीजिए। हकीकत यह है कि तेजस्वी यादव का इधर बीते कई दिनों में जो बयानबाजियां रही हैं और जो बर्ताव रहा है, वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, भले वह इंडिया गठबंधन के हिस्सा है तो क्या हुआ, अगर उनके अंदर कमियां हैं तो हमें कमियां निकालना ही हम लोगों का काम है, वह निकालेंगे भी हम लोग जी। इसका खास वजह जगदीश जी यह है कि आपको पता है कि उस वक्त आप एनडीटीवी में थे जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार में, लैंड फॉर जॉब का मामला था। चारा घोटाले में भी उसी समय मनमोहन सिंह के सरकार के समय ही इनको सजा हुई थी, जेल हुई थी। अब लैंड फॉर जॉब के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे परिवार को, लालू प्रसाद यादव की पूरी परिवार को उलझा दिया है। और आज 24 तारीख है, कल से लगातार सुनवाई इसकी पीएमएलए कोर्ट में होने जा रही है दिल्ली के अंदर। यह लोग 1 लाख रुपए के छूटे हुए हैं इस वक्त, पूरा परिवार। इसमें तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राउडी देवी, मीसा भारती, यह लोग सब, इनकी और एक बहन है वो भी इसमें शामिल है, इसमें शामिल किया गया। हालांकि तेजस्वी यादव और मीसा भारती, इन लोगों पर केस बनता नहीं है क्योंकि यह लोग सब नाबालिग थे, तो इनके ऊपर केस नहीं बनता है। लेकिन भाई यह भाजपा की सरकार है, कुछ भी संभव है। जब मशीन ईवीएम मशीन के अंदर 99% बैटरी मिल सकती है और चुनाव आयोग चुप हो सकता है, जब महाराष्ट्र के चुनाव 26 नवंबर को कार्यकाल वहां का समाप्त हो रहा है और उस वक्त तक चुनाव कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात चल रही है, तो कुछ भी संभव है ऐसे क्या नाम है की सरकार के अंदर। नहीं, जब लालू ऑलरेडी सजा काट चुके हैं, फिर उनके नहीं इस सजा चारा घोटाले में काट चुके हैं, वह लैंड फॉर जॉब में नहीं। जी, लैंड फॉर जॉब का मामला इस भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज किया है। इस मोदी सरकार में यह दर्ज हुआ है, मोदी सरकार में यह चीजें उठी हैं। अब देखिए, मोदी सरकार में क्या है कि ईडी ने जितनी कार्रवाइयां की है मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर, 95% विपक्षियों पर रहा है और इसका स्ट्राइक रेट जो इसने आरोपी प्रूफ किया है 0.5% का रहा है। यानी कि 95% विपक्ष के दलों पर रहा है, सत्तारूढ़ दल या उसके सहयोगी पे नहीं रहा। तो भारतीय जनता पार्टी का यह वर्चस्व कि किसी को भी बदनाम कर दो। अब देखिए, आप इसे देख लीजिए, संजय जोशी को देख लीजिए, गुजरात में वह कार्यरत थे और गुजरात में नरेंद्र मोदी और संजय जोशी मिलकर के ही
कांग्रेस की सत्ता को हटा करके सत्ता में आई थी जी। भारतीय जनता पार्टी, और या मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। उस वक्त देख लीजिए जब उनका कद बढ़ने लगा, वह पूरे देश के स्तर के नेता थे, रणनीति भी अच्छी मानी जाती थी, भले आरएसएस की ही थे वो, लेकिन उनको साइड एक सीडी से साइड कर दिया गया, उनके खिलाफ सीडी तैयार कर दिया गया। वह बेकसूर थे, लेकिन उनको अपने आप को बेकसूर साबित करते करते बरसों लग गए, उतने में उनकी राजनीति समाप्त हो गई। वह इतने बदनाम हो गए, उसके बाद जब कहते हैं कि बदनाम हो ही जाओगे आप, तो उसके बाद में आप अपने आप को साफ सुथरा साबित करके भी क्या फायदा। उनका राजनीतिक करियर, उनका पूरा करियर, राजनीतिक करियर ही नहीं, उनको चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ा गया। जब अपने ही पार्टी के लोग अपने लोगों को ही ऐसा कर सकते हैं, तो वह दूसरों के साथ, लाल कृष्ण आडवाणी गुरु माने जाते थे नरेंद्र मोदी के, उनको 2 कौड़ी का यह व्यक्ति बना करके रख दिया, किनारे कर दिया, उनके पूरे करियर को दाग कर दिया, बर्बाद कर दिया, उनके सपने को तोड़ दिया। उन्हें राष्ट्रपति बना दिए होते, लेकिन वह इनके घुमाने रिमोट से नहीं चलते लाल कृष्ण आडवाणी, इसलिए उन्हें नहीं बनाया गया। इनको द्रौपदी मुर्मू जैसे लोग चाहिए, इनको क्या नाम है कि मोहन यादव जैसे लोग चाहिए जो इनके रिमोट से चले। हाँ, इनके रिमोट से चले, इनके लिखे हुए खत को पढ़े, इन्हीं के पास अपॉइंटमेंट हो या लेटर भेजे, उसी से मिलना है, नहीं तो नहीं मिलना, मतलब जो ये कहे वही करे। अब देखिए, यह लोग अब्दुल कलाम तो हो नहीं सकते, सपने में भी नहीं हो सकते, 7 जन्म में भी या नहीं भाजपा वाले और आरएसएस वाले नहीं हो सकते। तो तेजस्वी यादव इसके शिकार हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। जगदीश जी इस चीज के शिकार हैं, वह शिकार हो गए हैं। और दूसरी चीज यह कि नीतीश और लालू एक साथ न हो सके, यह भी षड्यंत्र रचा गया, लेकिन अब नीतीश और लालू एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने जो हेमंत सोरेन को लेकर के बयान दिया, उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन समर्थन में बयान दिया है, अच्छी चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं। वह तो बनने ही है, और वह कांग्रेस के बगैर झारखंड के अंदर कोई सरकार नहीं बन पाएगी, यह तय है। तो कांग्रेस यह तय करेगी कि कौन सीएम होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, गठबंधन की बात है, जब गठबंधन की बात है तो क्या नाम है कि हर किसी की बात महत्व रखते हैं। तो चलिए, अपनी अगर उन्होंने क्या ना कि सिंपैथी दिखाई है, अपना वो क्लियर किया है, मंशा क्लियर किया है, तो वह सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनके ऊपर अब सवाल उठते रहेंगे कि आखिर इतना खरबंडल क्यों किया। जब 6 सीटें पहले दी जा रही थी तो 6 सीटों पर नहीं माने, अब क्यों मान गए, और अब कैसे अच्छा लगने लग गया। क्योंकि हकीकत यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने उनको नजरअंदाज बाद में कर दिया कि ठीक है, आप नहीं मानते हो तो आप अकेले ही लड़ लो जी, तो अकेले ही लड़ लो। तो उस वक्त उनको अपनी हैसियत दिखाई दी कि वहां पर क्या उनका पोजीशन था। एक विधायक वाली पार्टी थी, तो एक विधायक वाली पार्टी का कितना वर्चस्व होता है, तो वह चीजें देखने को मिली, और वह बयान आया है, इसी के मद्देनजर यह बयान है, क्या नाम है कि भाई जो बिगड़ गया है उसको सही करने की कोशिश करें जी। झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन बने हैं इंडिया की ताकत और संभाल ली है कमान। फिर से बताइए जगदीश जी। झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन बने हैं इंडिया की ताकत, हाँ जगदीश, और संभाल ली है कमान। मैं बता रहा हूँ, कल प्रियंका गांधी जब वो अपना पर्चा दाखिला करने गई थी वायनाड में, यह कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को इंडिया गठबंधन झारखंड का सभी 81 सीटों का कमान सौंपा गया जी, कि कौन आता है नहीं आता है, आपको 81 सीटों को हैंडल करना है, और आपके कहे अनुसार ही वह प्रत्याशी चलेंगे। कांग्रेस के भी, कांग्रेस की प्रत्याशी भी उनके कहे अनुसार चलेंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नजर आएंगे झारखंड के अंदर। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों निकल पड़े। अब देखिए, दोनों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी। और आप आकलन कीजिए जगदीश जी, एक आकलन यह कीजिए कि जब प्रियंका और कल्पना सोरेन और प्रियंका की जोड़ी जब झारखंड में उतरेगी तो मतलब क्या धमाल मचाएगी। दोनों एक स्टार ऐसे जिसका सामना नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे जी। कल्पना सोरेन का भी तोड़ नहीं निकाल पाए आज तक, और प्रियंका गांधी का भी तोड़ आज तक नहीं निकाल पाए हैं लोग।
और यह लोग एकदम साफ है, कोई एफआईआर इन लोगों के ऊपर नहीं है जी। और यह लोग कोई मंत्री नहीं रहे हैं आज तक। पहली विधायक थी वह, अब यह उपचुनाव लड़ी थी, दूसरा यह है, और प्रियंका गांधी भी उपचुनाव से ही एंट्री मार रही है राजनीति में। कल्पना और प्रियंका का एक समानता चुनाव को लेकर के है, यही है कि वह विधायक की थी और यह सांसद लड़ने जा रही है। यह दिल्ली में बैठेंगी, वह झारखंड रांची में बैठेंगी। ऐसे में जगदीश जी, आप एक चीज इस पर ध्यान दीजिए जगदीश जी, कि जो प्रियंका गांधी से यह पार्टी क्यों डर रही है या कल्पना सोरेन से क्यों डर रही है। कल्पना सोरेन और प्रियंका गांधी आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे हैं जी। वह जुनून मुद्दे जो हैं, इस देश की जो मुद्दे हैं, हमारे क्या नाम है कि युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का या महंगाई का मुद्दा है, या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है, जो आजकल महिलाओं के साथ इतना बर्बरता का क्या नाम है कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं लगातार, जो शर्म की बात है हमारे देश के लिए। वह खुले आम एकदम स्टेज से कैमरे के सामने आंखों में आंखें डाल करके उस मुद्दे की बात कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। और इस सरकार के पास में जवाब नहीं है। इस सरकार के पास एक ही जवाब है कि 2047 में हम विकसित करेंगे और इसके पहले हम देश को लुटाएंगे। 205 लाख करोड़ इसी का एक नमूना है। और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख करोड़ के और भी कर्ज में यह देश डूब जाएगा। जी जगदीश जी।